हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे। वेलकम टू फिलर फॉर्म। मेरा नाम ज्योति है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट फ्री ऑनलाइन क्लास में। आप सभी को पता है कि मैं आपको कौन सा विषय पढ़ाती हूँ। हिंदी का विषय पढ़ाती हूँ, है ना। और जो है आज जो हमारा विषय रहेगा, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा। हिंदी साहित्य पढ़ने जा रहे हैं हम। हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, उसमें साहित्य शास्त्र जो हमारी यूनिट है, थर्ड यूनिट है हमारी, इकाई 3 जो साहित्य शास्त्र की है वो हम पढ़ रहे हैं। और उसमें हमने जो है काव्य लक्षण पढ़ा था, काव्य हेतु पढ़ा था, काव्य प्रयोजन पढ़ा था, और उसके बाद जाकर हम संप्रदाय पे आ गए थे, है ना। उसके बाद हमने एक एक करके सारे संप्रदाय पढ़ने हैं। तो रस संप्रदाय हम जो है अपनी पिछली जो क्लास थी उसमें कंप्लीट कर चुके हैं। और उसके बाद हमने अलंकार जो संप्रदाय था वो पढ़ा। और आज हम जिसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो है हमारा रीति सिद्धांत या रीति संप्रदाय। सिद्धांत भी बोल सकते हो आप और संप्रदाय भी बोल सकते हो। तो रीति संप्रदाय की जो चर्चा है वो हमारी आज जो है हमारी होगी डिस्कशन इसके ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा भाग 6 है, इकाई 3 से उठाया गया है। ठीक है, और मैं आप सभी के सामने ज्योति जो है आपको हिंदी विषय पढ़ाऊंगी। और मेरी क्लास का टाइमिंग आप लोगों को पता है कि 12 बजे होता है। यस, और आई होप आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे। अब उससे पहले हम लोग थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं कि जो आज ही जिन्होंने ज्वाइन किया है या जो नए आए हैं हमारे ग्रुप में, न्यू स्टूडेंट्स आए हैं, बहुत सारे लोगों ने जो है ग्रुप ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने जो है ग्रुप ज्वाइन किया। और देखो, बेनिफिट आप लोगों का है, आप लोगों के लिए हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं ना। तो कितनी जो है आपके लिए मेहनत की जा रही है यहाँ पर। तो आई होप कि हम आपको जो है उस लेवल तक पहुँचा सके कि आपका जो नेट यूजीसी नेट जो आपका जेआरएफ है वो हम क्रैक करवा पाएँ आप लोगों से। ठीक है, और आप जल्दी ही क्रैक कर लेंगे, यकीन मानिए। अगर आप इसी तरीके से पढ़ाई करते रहे, इसी तरीके से टाइम टू टाइम रहे और बिल्कुल वर्क हार्ड किया आपने, तो आप लोग अपने टारगेट को ज़रूर अचीव करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो आप स्क्रीन में देख रहे हो कि ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। ठीक है, और इसे आप ज्वाइन कर सकते हो, इसमें आपको सारी अपडेट्स मिलती है। और ये हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और ये हमारा इंस्टा अकाउंट है। तो आपको हम हर जगह मिल जाएंगे। अगर एफबी वगैरह में भी आप देखो तो वहाँ भी हम आपको मिल जाएंगे। तो आपको टेंशन करने की ज़रूरत, आजकल तो ज़माना ही एंड्रॉयड का है। यस, आई थिंक आप सभी के पास ही एंड्रॉयड फ़ोन है। और जो है आप जो है एंड्रॉयड फ़ोन है तभी आप जो है हमारी क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो कितना अच्छा आपको बेनिफिट यहाँ पर मिल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे एक भी रुपये नहीं लिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है बच्चों। ठीक है, आपका सारा सिलेबस यहाँ पर कवर अप भी करवाया जाएगा। तो यहाँ पर आपको इन सभी में जो है सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी आपको। अपडेट जो भी होगी यूजीसी उसमें, तो वो आपको सारी यहाँ पर टाइम टू टाइम मिल जाएगी। तो आपको टेंशन करने की, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आगे देखिए, आगे देखो, यहाँ पर हमारे पास जो है फिलर फॉर्म का जो ऐप है, एप्लीकेशन है। आप प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे जाकर आप वहाँ पर फिलर फॉर्म जो है सर्च कीजिए। वहाँ पर आपको फिलर फॉर्म की एक एप्लीकेशन मिलेगी। आप उस ऐप को डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रख लीजिए। देखो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। वहाँ क्या है, जब आप उस पर क्लिक करोगे और वहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक मिलेगा ऑप्शन पेपर 1 का, एक मिलेगा ऑप्शन पेपर 2 का। तो पेपर 1 में आपको सारी पेपर 1 की डिटेल्स मिल जाएगी, और जो पेपर 2 है वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। तो यहाँ का जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, हिंदी विषय पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो आपको वो यहाँ पर मिल जाएगा इस ऐप में। और यहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल रहे हैं, लाइव क्लास मिल रही है, 5000 MCQ PYQ मिल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको 100% ऑफ मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी रुपये आपसे नहीं लिया जाएगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर यूजीसी नेट 2020 में
आपको जो है क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपको 9 बजे जीके की क्लास होती है। देखो जीके भी ज़रूरी है, करंट जीके भी ज़रूरी है, क्योंकि जो फर्स्ट एग्ज़ाम है उसमें आपको कहीं ना कहीं करंट जीके के क्वेश्चंस आएंगे, तो इसीलिए आपके लिए करंट जीके की भी बना रखें। तो आप लोग इसको भी ज़रूर करिए, ठीक है। फर्स्ट पेपर आपको जो है सर करवाएंगे, और वो जो है आराम से आप लोग फर्स्ट पेपर की तैयारी जो है कर सकते हो। तो उसकी टेंशन आपको एक तरीके से ख़त्म ही हो जाएगी अगर आप देखो 1-2 घंटा अगर आप दोगे स्टडी के लिए, तो 1-2 घंटा तो यार कोई भी निकाल लेता है। आपको कोई ऐसे नहीं बोल रहा है कि आप 6-6 घंटे बैठो, ठीक है। 1 घंटा तो आप नॉर्मली निकाल ही सकते हो। उसी तरीके से यहाँ पर आप मेरी क्लास जो है वो 12 बजे की होती है, वो अटेंड कर सकते हो। बाकी तो स्पेसिफिक क्लास है, वो सजेस्ट करना होगा तो आप लोग सजेस्ट कर लेना। आगे चलते हैं। ये वही शेड्यूल है हमारे पास, ठीक है, जो 17 जनवरी से जो है स्टार्ट किया जाएगा। और ये आपके पास सामने हिंदी, हिस्ट्री, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, कंप्यूटर साइंस एंड मैनेजमेंट की जो क्लास है वो आपको मिलेगी। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। आप इसको ज्वाइन कीजिए और इससे जो है आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे और वहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिलेगी। और अगर आप चाहो तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर सब कुछ इन्फॉर्मेशन सारी सब कुछ गेन कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज जो हमारा विषय होने वाला है, आज जो हमारा विषय है वो क्या है, रीति सिद्धांत, ठीक है। तो रस, जिस तरीके से काव्य की बात की हम लोगों ने बच्चों, कि काव्य की आत्मा माना गया, बोला गया कि काव्य जो है बिना रस के कुछ नहीं है, बिना अलंकारों के कुछ नहीं है, ठीक है। सभी चीज़ों को मतलब मिलाकर बोला गया। लेकिन यहाँ पर जो रस प्रवर्तक है या रस के जो भी रस को मानते हैं, उन्होंने कहा, रस सिद्धांत को मानते हैं, उन्होंने कहा कि भाई जो काव्य है उसकी आत्मा रस है, बाकी तो सब उसका पार्ट है, अलंकार, रीति वगैरह। लेकिन जैसे हम अलंकार की बात करें तो अलंकार में जो अलंकार के प्रवर्तक है उन्होंने कहा कि भाई काव्य की आत्मा तो अलंकार है, ये रस वगैरह उसके अंदर आते हैं। और उसी तरीके से हमारे पास क्या है, रीति सिद्धांत। मेरी बात समझ में आ गई। अब उसी तरीके से क्या है, रीति सिद्धांत है। अब जाहिर सी बात है, रीति सिद्धांत में रीति सिद्धांत के जो प्रवर्तक होंगे वो जो है रीति सिद्धांत के बारे में ही बताएंगे। वो बोलेंगे कि भाई हमारा रीति सिद्धांत ही सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और अगर एक काव्य की, एक सुंदर काव्य की आपने रचना करनी है, कविता लिखनी है अगर आपको, तो आप क्या करोगे, रीति का प्रयोग ज़रूर करोगे, ठीक है। रीति होनी ही चाहिए आपकी हर चीज़ में। अब आप लोग मुझे बोलोगे कि भाई रीति क्या है, तो वो हम सब पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि रीति क्या है। ऐसे देखने में तो बहुत ही ज़्यादा हम सोचते हैं यार रीति, इसका क्या अर्थ होगा, ऐसे सोचते हैं, नहीं समझ में आता। लेकिन जब एक टीचर जो होता है, एक टीचर अगर आपको उसे थोड़ा सा डिफाइन कर दे, उसको थोड़ा सा समझा दे ना, तो जब आप पढ़ोगे तो आपको वो चीज़ जो है हार्ड नहीं लगेगी। आपको वो लगेगा कि यार मैम ने जैसे बताया था इतना ईजिली समझ में आ गया, ठीक है। तो आपको बहुत ही ईजिली समझ आ जाएगा। आगे चलते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, रीति सिद्धांत पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर संप्रदाय की ओर जो है ध्यान देते हैं। तब तक आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको एक प्रश्न दे रही हूँ, तब तक आप याद कीजिए कि जो रीति संप्रदाय थे उनके प्रवर्तक कौन है, और मुझे कमेंट करके बताइए कि उनके प्रवर्तक कौन है, जल्दी से फटाफट। मैंने आपको शायद अपनी दोनों वीडियो में ही बताया था इन सबके प्रवक्तों के नाम, और आई होप आप लोग अच्छा आंसर दें मुझे, और मुझे खुशी होनी चाहिए यार कि मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये मेरे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी होगी ये देखकर, ठीक है। और मैं बहुत जल्दी आप लोगों के जो है, एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है और इसी वजह से जो है दिक्कत आ रही है, वरना अभी जैसे ठीक होएगा तो आपसे तो ज़रूर मुझे भी है कि जो है मैं आप लोगों से सामने फेस टू फेस जो है बात करूं, ठीक है। तो जल्दी ही मिलेंगे, जल्दी मुलाकात होगी हम सबकी। लेकिन उससे पहले आप लोग ज़रा मुझे बताइए कि रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो कौन है, क्योंकि मैंने अपनी दोनों वीडियो में बताया है, ठीक है। कमेंट करके बताइए। हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ हम संप्रदाय की बात कर रहे हैं,
तो संप्रदाय मैंने बताया कि अलग अलग जो विचारक थे, अलग अलग जो विचारक थे, उनके विद्वानों के बीच में मतभेद हुआ और उनके मतभेद में उन्होंने जो है 6 संप्रदाय हमारे सामने रख दिए और कहा कि ये जो 6 संप्रदाय है इसे हम काव्य की आत्मा मान सकते हैं, कह सकते हैं कि ये काव्य की आत्मा है और इसके बिना एक काव्य की रचना, एक सुंदर काव्य की रचना नहीं की जा सकती। समझ आ गया? तो उन्होंने रस संप्रदाय दिया, अलंकार संप्रदाय दिया, रीति संप्रदाय दिया, ध्वनि संप्रदाय दिया, वक्रोक्ति संप्रदाय दिया और औचित्य संप्रदाय दिया। ठीक है, रस का मैंने आप लोगों को अर्थ बताया कि रस क्या था। ठीक है, तो रस जो है हमारे भीतर जो रस है उन्हीं के बारे में उनकी चर्चा की गई। ठीक है, अलंकारों की बात की तो मैंने आपको बताया कि अलंकार क्या है, आभूषण। अलंकारों को मैंने आभूषण आप लोगों को बताया कि आभूषण है एक तरीके का कि जब कोई स्त्री आभूषणों को पहनती है तो वो और सुंदर दिखती है। उसी प्रकार जब हम काव्य की रचना करते हैं तो अगर उसमें हम अलंकार डाल देते हैं तो वो काव्य भी और ज्यादा सुंदर नजर आने लग जाता है। तो वो आभूषणों का काम करता है यहाँ पर। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो रीति है, रीति के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन रस संप्रदाय की अगर बात करें तो रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने गए हैं वो भरत मुनि माने हैं। आई होप, मुझे पता है आप लोगों को सबको आता है। ठीक है, पता है मुझे मेरे स्टूडेंट्स कैसे हैं और उन्हें क्या आता है और क्या नहीं आता है। ठीक है, तो आप लोगों को ज़रूर पता है कि जो है आप लोगों ने क्लास अटेंड की है। तो रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो भरत मुनि हैं। अलंकार की बात करूं तो अलंकार के जो प्रवर्तक है जो अलंकार के, वो कौन है? बामा है। ठीक है, अब रीति की बात करूं तो रीति के मैंने आपसे को प्रश्न किया था, तो रीति के जो प्रवर्तक है वो कौन है? वामन। वामन उनके प्रवर्तक है। उसके बाद आ जाते हैं ध्वनि। ध्वनि के कौन है? आनंदवर्धन है। ठीक है, मैं ये पेज हमेशा डालूंगी बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, और वक्रोक्ति उसके जो प्रवर्तक है वो कौन है? कुंतक है। औचित्य की बात करूं तो औचित्य के कौन है? शिमेंद्र है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो रीति के कौन है? वामन है बच्चों। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं किसकी ओर? बताओ बताओ बताओ, रीति सिद्धांत की ओर। तो रीति सिद्धांत पे आएंगे। तो बच्चों रीति सिद्धांत की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अगर आपको सीधे शब्दों में बताऊं कि रीति क्या है, तो रीति का मतलब होता है, रीति का अगर मैं सीधे शब्दों में तो ऐसा कह सकती हूँ कि लिखने का तरीका। आप जो है सिंपल शब्दों में लिखो, लिखने का तरीका। ठीक है, लिखने का तरीका। ठीक है, या फिर मैं कहूँ इंग्लिश में, अगर मैं कहूँ तो इसको कहते हैं स्टाइल। ठीक है, जब हम अच्छी तरीके से जो है एक सुंदर काव्य लिखते हैं तो वो स्टाइल, वो जो लिखने का तरीका होता है, जो हमारा स्टाइल है लिखने का, उसको क्या कहते हैं? रीति कहते हैं। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, अब अपने दिमाग में क्या वर्ड रखना है? अपने दिमाग में रखना है रीति। रीति का मतलब लिखने का तरीका। ठीक है, तो जब आप अपने दिमाग में जो है ऐसा रखोगे इसको, तब आप अगर इसको पढ़ोगे ना तो अब आपको सारा समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम इसको कि क्या लिखा है इसमें। रीति सिद्धांत। तो रीति सिद्धांत, रीति का जो कोशगत अर्थ बताया गया है, मतलब डिक्शनरी में जो इसका अर्थ है वो क्या है? पद्धति, प्रणाली और मार्ग। मार्ग से ले रखा है। ठीक है, मार्ग और पद्धति और प्रणाली इसका अर्थ बताया हुआ है। ठीक है, आप कह सकते हो पथ भी बोल सकते हो, चलना, उस रास्ते में चलना। ठीक है, चलना भी बोल सकते हो, गति भी बोल सकते हो, विधि भी बोल सकते हो। बहुत सारे ऐसे अनेक शब्द है इसके लिए, रीति के लिए जो प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, तो जो है अलग अलग जो आचार्य है उन्होंने इसको अलग अलग तरीके से बताया है रीति को। ठीक है, तो रीति को जो डिफाइन करने का तरीका है वो अलग अलग है, लेकिन यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? वामन की बात कर रहे हैं। तो वामन ने जो है अपने तरीके से इसको बताया है, तो कि एक ही भाव को विभिन्न व्यक्ति अपने अपने ढंग से प्रस्तुत करते हैं। जाहिर सी बात है,
कोई कविता की रचना करने के लिए किसी को कहा गया है और वो जो इंसान है वो अलग अलग तरीके से बैठा हुआ, अलग अलग इंसान जो है वो बैठा है, ठीक है। अब अलग अलग इंसान जो है एक टॉपिक दे रखा है, उसके ऊपर कविता लिख रहे हैं, तो उनके लिखने का जो स्टाइल होगा, तरीका जो होगा वो अलग होगा। अब उसको अपना अपना आकर्षण व प्रभाव होता है, ठीक है। शायद देखो, अब देखो मैं सीधी साफ बात कहूं अगर वामन की, तो वामन ने गुण की चर्चा की है, यहाँ पर गुण को प्रमुखता दी है वामन ने। गुण अब क्या है, गुण क्या है, गुण तो हमारे भीतर ही होता है। अब किसी को काव्य की रचना करने के लिए दे रखी है तो वो अलग अलग तरीके से रचना करेगा, लेकिन आप जब पढ़ोगे रचना उसकी तो आप क्या करोगे, किसी की रचना आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, किसी की रचना आपको ठीक ठाक लगेगी, और किसी की रचना आपको इतनी अच्छी नहीं लगेगी। आप उसको बोलोगे थोड़ी ना, लेकिन आपको इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो क्या है उनके अंदर, क्या है, प्रतिभा ही तो है, उनके अंदर गुण ही तो है। वो गुण क्या है उनके अंदर है तो वो उसे निकालते हैं। अब किसी के अंदर प्रतिभा है तो वो अपने गुण को जो है कविता लिखता है तो वो इतनी सुंदर कविता लिख देता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, गुण है। और ये जो है वामन के अनुसार ये जन्मजात से ही होता है, ठीक है, जन्म से ही उसके संस्कारों में होता है गुण। बट फिर भी हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं तो देखते हैं, तो यही रचना प्रणाली जो है वो रीति कहलाती है, ठीक है। क्या है रीति का पहले अर्थ बता दिया उन्होंने, पद्धति, प्रणाली, मार्ग, पथ बोल सकते, चलना बोल सकते, गति बोल सकते, विधि बोल सकते, आदि बहुत सारे शब्द है इसके, अनेकों शब्द से जो है शब्द इसके, पर एक ही भाव को विभिन्न व्यक्ति अपने अपने ढंग से प्रस्तुत करता है, ठीक है। और उनका अपना अपना जो है एक आकर्षण होता है, एक प्रभाव होता है उनका अपना, ठीक है। जब हम पढ़ते हैं तो किसी की कविता में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, किसी की इतनी नहीं लगती, किसी से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। देखो ना, जब एक कवि जो है कविता लिखता है तो अगर उसकी कविता जो है वीर रस से भरी हुई है तो हमारे भीतर जो है एक वीर रस प्रकट हो जाता है, ठीक है। हमारे अंदर भी वो जोश आ जाता है जो कवि ने अपनी कविता में भरा हुआ है, ठीक है। तो क्या है, एक आकर्षण और एक प्रभावी तो है, ठीक है। और यही रचना प्रणाली रीति जो है कहलाती है। तो रीति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने गए हैं बच्चों, वामन, ठीक है स्टूडेंट्स, वामन जो है इसके प्रवर्तक माने गए हैं। और विशिष्ट उन्होंने क्या कहा है, वो क्या लिखते हैं वामन ने लिखा है विशिष्ट प्रकार की जो पद रचना होती है वही क्या है, रीति होती है, ठीक है, वही रीति है। तो विशिष्ट प्रकार की जो पद रचना है वही क्या है, रीति है। तो एक विशिष्ट शब्द का प्रयोग यहाँ पर जो किया गया है वो विशिष्ट किसके लिए किया गया है बच्चों, गुण के लिए किया गया है। गुण क्या है, गुण उनके अंदर की एक शक्ति है जो विशिष्ट है, जो सबके भीतर नहीं होती। ये गुण सबके भीतर नहीं होगा। अब देखो, किसी को हमने बोला भाई डांस करके दिखाना, अब देखो ये किसी किसी को डांस करने का बड़ा शौक होता है, ठीक है, डांस करने का शौक होता है, और उसका डांस आप देखते हो तो आप बोलते हो वाह यार ये तो बहुत अच्छा डांस करता है, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल डांस करना नहीं आता। शायद आप में से भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, स्टूडेंट्स होंगे जिनको जो है अच्छे से डांस करना नहीं आता होगा, और कुछ बहुत बेस्ट होंगे डांस करने में, है ना। अब हमारे अंदर एक प्रतिभा तो है नहीं ना, हमारे अंदर एक प्रतिभा तो है नहीं कि हम बोले कि भाई हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना ही आता है, पढ़ने के अलावा मैम हमको कुछ नहीं आता, तो ऐसा तो है नहीं। किसी को ड्राइंग का शौक होगा, किसी को जो है क्या कहते हैं डांस का शौक होगा, किसी को सिंगिंग, कोई बहुत अच्छा गाना गाता होगा, है ना। तो अलग अलग तरीका है सबका, सब अलग अलग तरीके से जो है अपने गुण को दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो गुण है वो विशिष्ट बताया गया है। क्यों बताया है, क्योंकि जो गुण है वो जन्म से ही उसके भीतर होता है, उस कवि के भीतर या उस लिखने वाले के भीतर जो है वो गुण होता है, और वो जो गुण होता है वो ही उसकी एक अच्छे पद की रचना कर देता है, ठीक है। और उसको क्या कहा गया है यहाँ पे, रीति कहा गया है, ठीक है। तो रीति का मतलब क्या है, लिखने का जो मैं कहूँ लिखने का एक तरीका। किसको लिखने का तरीका बच्चों, किसकी बात की जा रही है यहाँ पे, काव्य की बात की जा रही है, ठीक है। तो काव्य को लिखने का जो तरीका है या काव्य को लिखने का जो तरीका है उसे क्या कहते हैं हम लोग, रीति कहते हैं। याद कर लो, काव्य को लिखने का तरीका क्या है, रीति है,
ठीक है। और यह अर्थ हुआ, इसका जो यह अर्थ हुआ है कि विशेष पद रचना का जो संबंध है वो किससे है बच्चों? गुणों से। आगे ना मेरी बात जो मैं कह रही हूँ कि गुणों से है, तो यहाँ पर जो है गुण को जो है ज़्यादा महत्व दिया है वामन ने, और वामन ने अपने गुणों से ही जो है रीति को स्वीकार किया है और बताया है। और इसीलिए वो क्या कहते हैं? इसीलिए वो कहते हैं कि काव्य की जो आत्मा है वो क्या है? रीति है। क्योंकि रीति क्या है? रीति में क्या होता है? गुण होता है, जो कि एक विशेष पद की रचना करता है, ठीक है। और वो कला सबके भीतर नहीं होती, तो कविता लिखने की कला सबके भीतर थोड़ी ना होती है, तो इसलिए विशिष्ट प्रकार की पद रचना ही क्या है? रीति है। तो वामन ने गुणों को ही रीति का प्राण माना है, ठीक है बच्चों। अच्छा है, मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से रीति समझ में आ गई है। आगे चलते हैं। वामन प्रथम जो है आचार्य रहे हैं जिन्होंने रीतियात्मक काव्यस्यम, रीति ही काव्य की क्या है? आत्मा है। देखो जो प्रश्न जो है बार बार उठता है या बार बार जो लेकर आते हैं, वो प्रश्न यहाँ पर जो है उन्होंने बताया है कि रीति जो है वो काव्य की क्या है? आत्मा है। लेकिन आप ये ना समझना कि इन्होंने बताया तो सच, मैंने कहा आपको पहली बता दिया है कि जो प्रवर्तक है वो अपने ही सिद्धांत को प्रमुखता देंगे, वो अपने ही सिद्धांत को बताएंगे कि हमारे सिद्धांत को, एक हमारा जो सिद्धांत है वही जो है एक काव्य की आत्मा है। दूसरों को तो वो एक्सेप्ट जरूर करेंगे, लेकिन जो है अपने सिद्धांत को ही ज्यादा महत्व देंगे। लेकिन हमारी नजर में तो जो 6 संप्रदाय जो मैंने आपको बताए हैं, वो 6 संप्रदाय हमारी नजर में काव्य की आत्मा है। उसके बिना हम एक सुंदर काव्य की रचना नहीं कर सकते। आगे यह कहकर रीति को जो है गौरव प्रदान किया है, ठीक है। तो वामन जी ने गुण को ही सब कुछ माना है, या कहेंगे कि गुण को ही रीति का प्राण माना है। अब आगे चलते हैं। वामन ने गुणों के 2 भेद बताए हैं बच्चों। देखो अब वामन ने जो गुण हैं उसके 2 भेद बताए हैं यहाँ पर। तो वामन ने जो गुण के 2 भेद बताए हैं वो क्या है? गुण मैंने आप लोगों को समझाया यहाँ पर, ठीक है, कि गुण क्या है? गुण हमारे भीतर है, ठीक है, क्योंकि विशेष प्रकार का गुण है ना वो। अब कविता लिखना सबके बस की बात नहीं है, तो कविता जो है कोई ही जिसको, कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको कविता लिखने का शौक होगा, जो अपना टाइम स्पेंड जो करता होगा वो क्या करता होगा? कविता लिखने में करता होगा। अलग अलग, कोई जो है प्रकृति को देखकर कविता बनाता होगा, कोई जो है अपने जीवन के ऊपर कविता लिखता होगा, कोई जो है दूसरों के जीवन के ऊपर कविता लिखता होगा, कोई जो है कुछ संसार में ऐसी चीज़ें हैं जिनको बदलना चाहता है और जो है उसके मन में बहुत सारी बातें हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये वैसा नहीं, तो उनको अपनी नीतियों को बताने के लिए या अपनी जितने भी आदर्श है उसे दिखाने के लिए वो कविता लिखता होगा। तो वो गुण किसी विशेष ही व्यक्ति के भीतर होएगा। तो वो गुणों को जो है वामन जी ने 2 प्रकार में बांटा है। कौन सा? एक है शब्द गुण और एक है बच्चों अर्थ गुण, ठीक है। लेकिन ठीक है, शब्द गुण और अर्थ गुण। शब्द गुण और अर्थ गुण की बात करें तो जो अर्थ गुण है, तो वामन ने अर्थ गुण को शब्द गुण से भी ऊपर माना है। वामन की नजर में अर्थ गुण शब्द है। देखो शब्द हो गया कि शब्द लिखे हुए हैं, एक काव्य है, काव्य में शब्द लिखे हुए हैं, आप शब्दों को पढ़ रहे हो, लेकिन जरूरी तो नहीं कि वो शब्द पढ़कर आपको उसके अंदर का भाव समझ में आ जाए आप लोगों को उसका। तो ऐसा तो जरूरी नहीं है ना, ठीक है। क्या पता ऐसा हो कि वो जो शब्दों का प्रयोग किया गया है वो बहुत ही जो है हार्ड शब्द है, जो आप लोगों के लिए आसान नहीं है उसका जो शब्द का अर्थ समझना। जैसे हम रीति को ही उठा लेते हैं, तो रीति को हर किसी को समझने की बस की बात थोड़ी ना है। सोचेंगे कि यार रीति शब्द तो हमने कभी सुना नहीं, हमें तो पता नहीं कि रीति का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं उन शब्दों को समझना सरल नहीं होता है। तो वो जो शब्द गुण हैं, तो एक कवि जब वो कवि एक काव्य की रचना करता है तो वो शब्दों पे भी ध्यान देता है कि उसके शब्द कैसे होने चाहिए, कि ऐसे होने चाहिए कि वो सबको समझ में। और मैं तो अगर बात कहूँ काव्य की, तो काव्य में शब्द ऐसे होने चाहिए जो सबको समझ आ जाए। मान लो आपने कविता लिख दी और आपने इतने
हार्ड हार्ड शब्द लिख दिया है। अब जब वो यार पढ़ने वाले को समझ में ही नहीं आएंगे तो फिर क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है उसका, ठीक है। इसीलिए क्या है, शब्द ऐसे लिखो जो अच्छे भी लगे और साथ ही साथ दूसरों को समझ में भी आ जाए। उसके बाद बोला उन्होंने अर्थगुण। अर्थगुण मतलब शब्द तो लिख दिए हैं लेकिन सबसे ज्यादा मायने क्या लगता है, उसके भीतर में छुपा हुआ अर्थ। अगर वही नहीं होगा, या आपने कोई भी शब्द लिख डाला, आपने कुछ लिखा, पहले आपने कोई और बात की एक लाइन में, दूसरी लाइन में आपने कोई और ही बात कर दी, तीसरी लाइन में कोई और ही बात कर दी, तो वो क्या है, एक दूसरे से मैच नहीं करेगा, एक दूसरे से मेल नहीं खाएगा, तो आपको मजा ही नहीं आने वाला, आप उसको अर्थ को समझोगे नहीं, आप बोलेंगे कि क्या कविता लिखी है, ठीक है। इसीलिए क्या है कि कविता, एक जो कविता आप लिख रहे हो उन शब्दों का प्रयोग के साथ साथ उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, उसका कोई ना कोई भाव होना चाहिए, कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। प्रयोजन मैंने आप लोगों को सिखाया है ना, प्रयोजन मतलब उद्देश्य, तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब यहां पर क्या है, तो अर्थ जो है, अर्थ को सबसे ज्यादा जो है वामन ने माना है। वामन ने गुण के अंतर्गत ही रस बताया है, मतलब वो बताते हैं कि जो गुण है, गुण के अंदर ही क्या क्या आता है, गुण के अंदर ही आता है रस आता है, गुण के अंदर ही अलंकार आता है। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, क्योंकि अभी तक तो हमारे दो ही संप्रदाय हुए ना, तो ये दोनों संप्रदाय को जो वामन है उन्होंने इसके भीतर ही मान लिया। उन्होंने बोला रीति के अंदर ही जो गुण होते हैं उसी में जो वामन ने गुण बताए हैं उसी गुण के अंदर क्या आ जाता है, रस भी आ जाता है और अलंकार भी आता है। इसलिए हम रस और अलंकार को काव्य की आत्मा नहीं बोल सकते। अब क्या है, तो आचार्य वामन ने जो दो बताए हैं, शब्द गुण बताया है और अर्थ गुण बताया है, तो रस अलंकार आदि को भी उन्होंने गुणों के अंतर्गत ही ले लिया है। क्लियर है आप लोगों को ये टॉपिक, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे आ जाती है वामन की रीतियां, ठीक है। अब हम वामन की रीतियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि वामन की रीतियां कौन कौन सी है और वामन ने अपनी रीतियों में क्या बताया है। वामन से पूर्व केवल वामन से पूर्व केवल दो रीतियां आई थी, ठीक है। यहाँ पे 3 लिखा है बच्चों, 2 आएगा, ठीक है। तो वामन से पूर्व की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे 2 रीतियां आई थी, कौन कौन सी, वैदर्भी रीति और गौड़ी रीति, ये 2 रीतियां हैं। देखो गुण की बात करूं मैं, तो आप लोग याद रखो कि वामन ने गुण जो है 2 बताए हैं। कौन कौन सा गुण बताया है बच्चों, शब्द गुण और अर्थ गुण बताया है, और अर्थ गुण को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ भी बताया है। लेकिन जब रीतियों की बात करूंगी तो रीतियां यहाँ पे उन्होंने 2 बताई है, वैदर्भी रीति और गौड़ी रीति, लेकिन उसके बाद एक और रीति को ऐड किया गया, जोड़ा गया, वो था पांचाली रीति। समझ आया, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पंचाली रीति, ठीक है। अब उसकी उद्भावना हुई, मतलब वो जो है निकल कर आए। उसके बाद आचार्य वामन ने रीतियों की जो संख्या है वो क्या मान ली, 3 मान ली। तो अब अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि वामन ने कितनी रीतियां बताई, तो उन्होंने कितनी बताई, टोटल 3 रीतियां बताई। 2 पहले बता दी थी और उसके बाद एक बाद में आई, पांचाली को जोड़कर उन्होंने बाद में 3 रीतियों का जिक्र किया है। 3 रीतियों का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करते हुए आचार्य वामन ने वैदर्भी रीति में 10 गुण बताए हैं। जो वैदर्भी रीति है इसमें कितने गुण बताए हैं उन्होंने, 10 गुण बताए हैं। गुण पीछे चर्चा की ना बच्चों हमने, है ना, गुणों की चर्चा की हमने। यहाँ पर वैदर्भी रीति में उन्होंने 10 गुण बताए हैं। वैदर्भी रीति को श्रेष्ठ मानते हुए उन्होंने इसे जो है, ये देखो शब्द लिखा हुआ है, समग्रह गुण भूषिता रीति कहा, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है, उक्ति का प्रयोग किया है। वैदर्भी रीति के संबंध में आचार्य वामन ने क्या कहा है, वैदर्भी रीति समस्त गुणों से गुफित दोषों से सर्वथा रहित और वीणा से सर्व जैसे मधुर होती है, मतलब इनको मधुर बताया है वैदर्भी रीति को। गौड़ी रीति की बात करें तो गौड़ी रीति को कितने गुण बताए हैं, गौड़ी रीति के 2 गुण बताए हैं। कितने गुण बताए हैं, 2 गुण बताए हैं, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। उसके बाद कौन कौन से 2 गुण बताए हैं, ओज और कातिली, ये आगे चर्चा करेंगे इसकी हम। उन्होंने जो है पांचाली के भी 2 गुण बताए हैं। कौन कौन से, माधुर्य गुण और सुकुमार्य गुण, ठीक है, औज गुण और
कांति गुण। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे 2 गुण इसके बताए हैं और 2 गुण इसके बताए हैं यहाँ पे। ठीक है, 10 गुण वैदर्भी के बताए हैं बच्चों, 2 गुण गौड़ी के बताए हैं और 2 गुण जो है पांचाली के उन्होंने बताए हैं। किसने? वामन ने इसकी चर्चा की है, तो वामन ने अपनी चर्चा में बताया है। ठीक है, अब जो वैदर्भी रीति है बच्चों, वैदर्भी रीति की बात करें तो वैदर्भी रीति में जो वैदर्भी जो रीति है वो कैसे पड़ा? जो विदर्भ प्रदेश था ना, विदर्भ प्रदेश में सबसे ज़्यादा, मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाली जो रीति थी वो कौन सी थी? वैदर्भी रीति थी। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पर बोली जाती थी, इस विदर्भ प्रदेश में बोली जाती थी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? वैदर्भी रीति पड़ गया, क्योंकि ये विदर्भ राज्य में प्रदेश में बोली जाती थी। और वैदर्भी रीति को विदर्भी जो रीति है उसका अगर हम दूसरा नाम बोले, प्रश्न आ जाता है ये कि जो वैदर्भी रीति है उसका दूसरा नाम क्या है, या फिर ऐसा पूछ लेते हैं कि ललिता रीति जो है उसका दूसरा नाम क्या है, तो उसका दूसरा नाम क्या है? वैदर्भी रीति। तो वैदर्भी रीति, और आप लोग लिख लो ब्रैकेट में, इसको ललिता रीति भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ललिता रीति भी कहा जाता है। और इसमें 10 गुण बताए हैं। काव्य की जो सर्वोत्तम रीति है वो क्या है? वैदर्भी रीति है। अब हम लोग काव्य की रचना करते हैं ना बच्चों, तो काव्य की जो रीति है उसमें कौन सी रीति इस्तेमाल की जाती है? यही रीति इस्तेमाल की जाती है, उसको क्या कहते हैं? वैदर्भी रीति कहते हैं। आगे आ जाता है गौड़ी रीति। गौड़े रीति क्या है? गौड़ी रीति को 2 भागों में जो है विभाजित किया गया है। ओज गुण को व्यक्त करने के लिए लंबे समास और कठोर वर्णों से युक्त रीति को ही क्या कहते हैं? गौड़ी रीति कहते हैं। ठीक है, ज्यादा ओज शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मतलब थोड़ा हार्ड शब्दों का इसमें जो है ओज शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कठोर वर्णों का इस्तेमाल किया जाता है, और उस रीति को क्या कहते हैं? गौड़ीय रीति कहते हैं। और गौड़ीय रीति का नाम भी पूछ सकते हैं आप लोगों से कि गौड़ीय रीति का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है पुरुषा। इसका जो दूसरा नाम है पुरुषा। ठीक है, पुरुषा जो है इसका दूसरा नाम है गौड़ीय रीति का। तो आपसे प्रश्न आ जाएगा कि पुरुषा का दूसरा नाम क्या है? गौड़ीय, और गौड़ी का दूसरा नाम क्या है? पुरुषा। तो इस तरीके से ललिता पुरुषा जो है, ललिता जो है वैदर्भी को कहा जाता है, पुरुषा जो है गौड़ी को कहा जाता है। अब आ जाती है पांचाली रीति। पांचाली रीति जो है वो कौन सी है? पांचाली रीति में जो है हमारे पास ये मध्यमा रीति है, मतलब ना ही मैं कहूँ कि ना ही वैदर्भी की तरह है ये, ना ही गौड़ीय की तरह है, मतलब ना ही इसमें ज़्यादा हार्ड शब्दों का प्रयोग किया गया है और ना ही इसमें बहुत ही ज़्यादा नीचे के शब्दों का प्रयोग किया गया है, आसान शब्दों का प्रयोग किया गया। ये बिल्कुल मीडियम है, ना ही हार्ड है ना ही ईजी है, बीच की है, माध्यम रीति भी इसको कहा जाता है। तो इसको यह माध्यम रीति है और ये माधुर्य और सुकुमारता से संपन्न रीति भी है। तो इसके जो 2 गुण बताए गए हैं वो कौन कौन से बताए हैं? माधुर्य और सुकुमार्य। ठीक है, सुकुमार्य जो है इसके वो बताए गए हैं। तो यह लघु समास वाली भी होती है। ठीक है, इसमें लघु समास का जो है प्रयोग भी किया जाता है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर हमने बताया आपको, वैदर्भी रीति को ललिता रीति कहा जाता है, गौड़ीय रीति को जो है पुरुषा रीति कहा जाता है, और साथ में जो पंचाली रीति की बात करूँ तो पंचाली रीति को जो है यहाँ, पंचाली रीति का कोई दूसरा नाम तो नहीं है, लेकिन इसके जो 2 भाग हैं उनकी चर्चा यहाँ पर की गई है। आगे बच्चों अगर आप ध्यान से इस टेबल को देखो तो इस टेबल पे भी मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा याद रहे, क्योंकि हर एक तरीके से हमें देखना चाहिए और ज़रूरी भी है। तो वैदर्भी रीति के मैंने आपको बताया 10 गुणों की बात की गई है, 10 गुण उसके भीतर बताए गए वैदर्भी रीति के। इसमें गुण क्या है? सबसे पहले तो इसमें माधुर्य गुण है। अब ऐसी आप कोई कविता पढ़ते हो, ऐसा कोई काव्य पढ़ते हो जहाँ पर कौन सा गुण होता है? माधुर्य गुण। ठीक है, जहाँ पर माधुर्य गुण होता है तो वहाँ पर वैदर्भी रीति होती है। ठीक है, वहाँ पर मतलब कौन सी रीति का प्रयोग किया है? वैदर्भी रीति का। ठीक है, वृत्ति क्या है इसकी? उपनागरिकता वृत्ति है इसकी। ठीक है, इसको उपनागरिकता वृत्ति भी जो है कहते हैं। संबंधित रस कौन कौन से आ जाते हैं? माधुर्य गुण के अंदर कौन से रस आते हैं बच्चों?
करुण रस आता है, श्रृंगार रस हो गया, भक्ति रस हो गया, और वात्सल्य, प्रेम से जो भरे रस होते हैं, रोने से, प्रेम से, ऐसे जो रस होते हैं, प्रेम वाले प्रसंग होते हैं। तो जो ऐसे होते हैं माधुर्य से भरे हुए रस, वो किसके भीतर होते हैं? वैदर्भी रीति के भीतर होते हैं। अब आ जाते हैं गौड़ीय रीति की बात करें तो गौड़ीय रीति को 2 गौड़ीय रीति बताई गई है, ठीक है। 2 जो गौड़ीय रीति बताई है, कौन सी? ओज बताई है और क्या बताई है? कांति बताई है। ओज और कांति याद रखना। ओज का मतलब ही क्या होता है? ओज का मतलब होता है उमंग। आपके भीतर किसी चीज को जानने की उत्सुकता है या उमंग है, तो वो क्या है? वो कहलाता है ओज, ठीक है। तो ओज गुण है, तो ओज गुण मतलब उमंग हो किसी चीज के। अब यहाँ पे क्या है? पुरुषावृत्ति है, इसको पुरुषावृत्ति भी कहा जाता है, इसलिए इसका नाम है। इसके भीतर, ओज गुण के भीतर कौन कौन से रस आएंगे? वीर रस आएगा, जो है रौद्र रस आएगा, और विभत्स्य रस आएगा। विभत्स्य मैंने जुगुप्सा बताया था, जो वही विभत्स्य रस है, ठीक है। निंदा, बुराई वगैरह वो। आगे आ जाता है पांचाली रीति। पांचाली रीति को भी 2 भागों में विभाजित किया, 2 बताए हैं पांचाली रीति के अंदर, जबकि इसमें प्रसाद गुण होता है। कौन सा गुण होता है? इसको प्रसाद गुण है इसके अंदर। और पांचाली रीति के जो मैं बात करूं तो इसको भी दो भागों में विभाजित किया। कौन कौन सा बताया मैंने आपको? माधुर्य बताया है और सुकुमार्य बताया है। तो माधुर्य गुण होता है इसके भीतर, और सुकुमार्य गुण भी होता है। ना ही ये वैदर्भी की तरह होता है, ना ही गौड़ी की तरह होता है। ये बिल्कुल माध्यम जो मैं कहूँ रीति होती है, वो कौन सी रीति है? पांचाली रीति है, ठीक है। इसमें कोमलावृत्ति होती है और इसमें सभी रसों का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से पढ़ें, ऐसी कौन सी, प्रश्न आएगा, ऐसी कौन सी रीति है जिनमें सभी रसों का प्रयोग किया जाता है? तो वो रीति का नाम है पांचाली रीति। क्लियर है बच्चों? पांचाली रीति, ठीक है। इसीलिए मैंने इस टेबल को आपके सामने रखा है। अब आगे चलें। आगे चलते हैं, और आगे हम जो है, यहाँ हमने सब रीति की चर्चा की है, तो अब हम कुछ ऐसे अपने जो आचार्य हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं कि आचार्यों ने अपने अनुसार रीति को क्या बताने की कोशिश की है और उन्होंने क्या बताया रीति को, ठीक है। मतलब हमने ऐसा बोल सकते हैं कि जो वामन है, वामन का मत है कि जो रीति पढ़ने, लिखने और सीखने से नहीं आती है। मतलब रीति को अगर हम पढ़ें, लिखें, सीखने, ये ऐसे करने से थोड़ी ना आती है। उन्होंने क्या कहा है? मैंने आपको कहा ना, वामन ने क्या कहा कि ये तो गुण होता है जो हमारे भीतर होता है, जो हमारे संस्कारों में होता है। तो ये तुम्हें सिखाया नहीं गया है, ये तुमने कहीं से प्राप्त नहीं किया है, ये तुम्हारे अंदर की प्रतिभा है, ठीक है। मैंने देखो कितने अच्छे तरीके से आपको प्रतिभा सिखाया था कि प्रतिभा का प्रयोग जो है वो बार बार जो है हमारा कहीं ना कहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जो है गुण को, जो है गुण की चर्चा की, तो बताया है कि जन्मजात से ही हमारे संस्कारों से संबंधित होती है वो, ठीक है, और हमारे भीतर होता है वो गुण, ठीक है। तो वो सीखने, पढ़ने या फिर सुनने से नहीं आती है, ठीक है। तो वामन ने ऐसा कहा। अब आगे चर्चा करते हैं रीति सिद्धांत के समर्थक जो आचार्य थे, जिन्होंने रीति सिद्धांत को माना है, जिन्होंने बोला है कि हाँ रीति सिद्धांत है। सबसे पहले आते हैं बच्चों दंडी, ठीक है। दंडी ने क्या कहा है रीति सिद्धांत के ऊपर? दंडी क्या कहते हैं? तो अगर दंडी की चर्चा करें तो दंडी ने रीति और गुण के संबंधों में नियम बंद करते हुए गुणों की दृष्टि में गौड़ी की अपेक्षा विदर्भी को श्रेष्ठ माना है। किसको माना है उन्होंने? विदर्भी जो रीति मैंने आपको बताई, 10 जो विदर्भी रीति थी, उसको उन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना है एज कंपेयर टू गौड़ी, ठीक है। तो गौड़ी के कंपैरिजन उन्होंने जो है विदर्भी को ही सबसे सर्वश्रेष्ठ माना है, देखा जाए, ठीक है। और एक चीज इसकी और भी है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जो है पूछ सकते हैं आप लोगों से कि जो दंडी है उन्होंने जो है रीति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। बच्चों यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन अभी याद आया तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस शब्द का प्रयोग किया है। मार्ग शब्द का प्रयोग किया है। किस शब्द का प्रयोग किया है? मार्ग शब्द का प्रयोग किया है। और ये यूजीसी नेट में प्रश्न आया था कि जो रीति है उसमें जो है रीति में जो दंडी है उन्होंने जो है रीति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है,
ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि उन्होंने मार्ग शब्द का जो है प्रयोग किया है। किसके स्थान पर किया है? रीति के स्थान पर किया, मतलब रीति की जगह उन्होंने मार्ग 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 हमेशा अपनी रचनाओं में लिखा है उसने, बल्कि वो रीति ही है। अब आगे चलते हैं, आनंदवर्धन की बात करते हैं हम। आनंदवर्धन ने क्या कहा है? आनंदवर्धन जो है ध्वनिवादी आचार्य रहे हैं आनंदवर्धन। उन्होंने रीति को पद संघटना में जो है कहा है कि ये क्या है, एक पद की पूरी संरचना, जैसे संगठन जो होता है उस पूरा तैयार करना, वो है ये। अब इसके अनुसार तो यथाचित पद रचना का नाम ही क्या है? रीति है। मतलब जैसे हमने पदों की रचना की है बिल्कुल एज इट इज, वो ही क्या है? रीति है। उसको इन्होंने जो है आनंदवर्धन ने जो है रीति मान लिया है कि वही क्या है? रीति है। रीति शब्द और अर्थ में सौंदर्य का विधान भी है, विधान करती है, सौंदर्य का विधान करती है। तो इन्होंने वैसे तो मैंने आप लोगों को बताया था हेतु में भी, इन्होंने रस के साथ ही रीति का महत्वपूर्ण जो है संबंध माना है। उन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि जो रस है उसका संबंध किससे है? रीति से है। ठीक है, जो रस है, रस का जो संबंध है वो किसके साथ है? रीति के साथ है। ठीक है, तो रस का संबंध किसके साथ बताया है? रीति के साथ बताया। किसने? आनंदवर्धन ने। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे आ जाते हैं विश्वनाथ। विश्वनाथ क्या कहते हैं? विश्वनाथ ने कहा है कि आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ जो साहित्य दर्पण है, साहित्य दर्पण में रीति की परिभाषा देते हुए कहा है, पद संघटना रीति, आगे पूरा विशेषवत उपक्रम रसिदी नाम, अर्थात जिस प्रकार सनुयोजित और सुसंगठित सुंदरी के अंग प्रिय लगते हैं, उसी प्रकार पद संगठन की रीति में भी काव्य की सुंदरता प्रदान करते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम एक सुंदर स्त्री को देखें तो जिस तरीके से उसके हर एक अंग जो है वो प्रिय लगते हैं, उसी तरीके से जो है पद, जब कोई काव्य लिखा होता है तो उस काव्य के जो एक एक पद होता है वो भी क्या है? सुंदर नजर आता है। ठीक है, तो एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो इन्होंने रीति को रस का ही उपकारक मानते हुए कहा है कि काव्य के आत्मभूत तत्व ही रस भाव के जो है इत्यादि की उपकारक होती है। मतलब एक तरीके से ये बताना चाह रहे हैं कि काव्य की जो है आत्मभूत तत्व है, ये कवि कहना चाह रहा है कि ये इसका आत्मभूत तत्व है काव्य जो है, मतलब एक आत्मा ही है इसकी तरह से। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से विश्वनाथ भी कहीं ना कहीं वामन की बात को ही अच्छी तरीके से मान रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आचार्य कुंतक। आचार्य कुंतक ने क्या कहा है? आचार्य कुंतक ने महत्वपूर्ण देन यही थी कि उन्होंने रीति को वृत्ति शब्द में स्वीकार किया है। रीति को कौन से शब्द में स्वीकार किया बच्चों? वृत्ति शब्द में स्वीकार किया। और ये प्रश्न आपसे पूछ लेंगे कि कुंतक ने रीति को किस शब्द में जो है प्रयोग किया है, क्या शब्द का प्रयोग किया है? तो उन्होंने जो है वृत्ति शब्द का प्रयोग किया है। वैसे तो कुंतक ने जो है 3 प्रकार के मार्ग बताए हैं। उन्होंने तो सुकुमार मार्ग बताया, विचित्र मार्ग बताया और मध्यम मार्ग बताया है। लेकिन अगर हम रीति की बात करें तो रीति में उन्होंने वृत्ति शब्द का प्रयोग किया है। और मर्मट की भी मर्मट जो है उसका भी कुछ अलग नहीं है। मैंने यहाँ पे मम्मट का लिखा नहीं है, लेकिन मम्मट का कुछ अलग नहीं है। कुंतक और मम्मट ने एक जैसी ही बात कही है। इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से रीति को स्वीकार ना कर मतलब रीति को इन्होंने स्वीकार भी नहीं किया है, क्योंकि इन्होंने रीति को स्वीकार भी नहीं किया, पर इन्होंने वृत्तियों के रूप में उसको स्वीकार किया। उन्होंने वृत्ति कहकर उसको स्वीकार किया, पर रीति कहकर स्वीकार नहीं किया है। अब आप बोलोगे कि मैम वृत्ति क्या है, वृत्ति को बताओ। तो वृत्ति और रीति आप उसको एक जैसा मत मान लेना कि आप बोलो कि एक ही है, तो एक नहीं है। मतलब इन्होंने शब्द का प्रयोग अलग जरूर किया है, एक नहीं है, दोनों अलग अलग ही हैं। ठीक है, लेकिन जो वृत्तियां हैं वो भी अलग अलग तरीके से वृत्तियां बताई गई है। अगर मैं वृत्तियों की बात करूं तो वृत्ति जो है बच्चों दो भागों में विभाजित किया गया है वृत्ति को। एक होती है यहाँ पे बताती हूँ आप लोगों को थोड़ा इसका।
जो है वृत्ति की, अगर मैं वृत्ति की बात करूं आपके सामने, ठीक है, वृत्तियों की बात करूं तो इसको दो भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से भागों में विभाजित किया है? ठीक है, एक है नाट्य वृत्ति और एक है काव्य वृत्ति। ठीक है, नाट्य वृत्ति और एक दूसरी है काव्य वृत्ति। तो आप लोग लिख लेना, नाट्य वृत्ति और काव्य। नाट्य वृत्ति को भी बच्चों चार भागों में विभाजित किया है। ठीक है, भारतीय हो गया, सात्विती हो गया, कौशिकी हो गया, आहार भट्टी हो गया। तो इस तरीके से जो है किया, पर हम लोगों ने इसको पढ़ना नहीं है, बट फिर भी एक नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि आपको कि वृत्ति जो है वो क्या है इसमें, है ना। और काव्य वृत्ति की बात करूँ तो काव्य वृत्ति को तीन भागों में विभाजित किया है। नागरिका और प्रभा हो गया, परशा हो गया और कोमला। ठीक है, तो इस तरीके से तीन भागों में काव्य वृत्ति को जो है वो किया गया, डिवाइड किया गया है। अगर मैं आनंदवर्धन और अभिनवगुप्त की बात करूं यहाँ पर, तो आनंदवर्धन और अभिनवगुप्त ने जो है वृत्तियां ही कहा है। किसको? नाट्य शास्त्र को, जो सॉरी नाट्य जो वृत्ति है, नाट्य वृत्ति, उसको जो है आनंदवर्धन और अभिनवगुप्त ने अर्थवृत्ति कहा है। क्या वृत्ति कहा है इनको? अर्थवृत्ति कहा है। तो ये प्रश्न पूछ सकते हैं आप लोगों से कि जो है आनंदवर्धन और जो अभिनव है, उन्होंने जो है नाट्य वृत्ति को क्या नाम दिया है? तो उन्होंने उसको अर्थवृत्ति नाम दिया है। और अगर मैं काव्य वृत्ति की बात करूं तो काव्य वृत्ति को जो है कुंतक और मर्मट ने रीति को वृत्ति के रूप में जो है वृत्ति के रूप में जो है सॉरी अभिनवगुप्त और आनंदवर्धन की बात करी थी ना। तो अभिनवगुप्त और आनंदवर्धन ने जो काव्य है उस नाट्य वृत्ति है, नाट्य वृत्ति को अर्थवृत्ति बताया है। और उन्होंने ही आनंदवर्धन और अभिनवगुप्त और आनंदवर्धन ने जो काव्य वृत्ति है उसको शब्द वृत्ति कहा है। एक मतलब इसको मान के चलो आप कि नाट्य को जो है अर्थवृत्ति कहा है और काव्य को क्या कहा है? काव्य को शब्द वृत्ति कहा है। किसने? अभिनवगुप्त ने और आनंदवर्धन ने। नोट डाउन कर लो तो भूलेगा नहीं आप लोगों को। आगे चलते हैं। कुंतक और मम्मट की बात करूं तो कुंतक और मम्मट ने भी रीति को वृत्ति के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है, तो कुंतक और मम्मट भी रीति को क्या कहते हैं? वृत्ति ही कहते हैं। तो आगे चलते हैं। कुंतक और मम्मट का यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कुंतक और मम्मट ने इसको क्या कहा है? रीति को वृत्ति के रूप में स्वीकार किया है। आगे आ जाता है राजशेखर। राजशेखर ने जो है क्या किया है, या राजशेखर ने क्या बोला है? राजशेखर की बात करें तो राजशेखर ने समास के साथ साथ अनुप्रास को भी रीति का मूलाधार मानते हुए तीन प्रकार की कृतियां मानी है। कौन कौन सी? वैदर्भी योग वृत्ति, पंचाली जो उपचार वृत्ति और गौड़ीय योग वृत्ति। वही बात है, वैदर्भी, गौड़ीय और पंचाली तीनों को रूप में जो है राजशेखर ने इसको स्वीकार किया। तो मैं सीधा कह सकती हूँ कि रीति को काव्य का जो है भारी तत्व जो है राजशेखर ने स्वीकार किया है, जिसमें वामन ने जो तीन बताए थे उसी रूप में उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। उसके बाद आ जाते हैं जो ये शारदात्म्य जो है, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने वचन विन्यास क्रम शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, उन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया है? वचन विन्यास क्रम शब्द का प्रयोग किया है। वो क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने जो है वचन विन्यास को रीति कहा है। इस शब्द जो लिखा हुआ है ना, इसी को उन्होंने क्या माना है? रीति माना है। मतलब जो वचन है उस विन्यास क्रम को क्या माना उन्होंने? रीति माना है। तो इनके अनुसार रीति ये है। फिर आ जाते हैं विद्याधर। विद्याधर जो है उन्होंने क्या माना है? उन्होंने बोला रस अनुकूल शब्द और अर्थ की योजना को रीति कहा गया है। ठीक है, मतलब कैसा होना चाहिए? एक तो जो है रसानुकूल होना चाहिए। ठीक है, उस रसानुकूल जो है क्या होने चाहिए? शब्द होने चाहिए। रसानुकूल शब्द होने चाहिए। ठीक है, और अर्थ की योजना भी होनी चाहिए। अर्थ की क्या होनी चाहिए? योजना होनी चाहिए। उसको क्या कहा है इन्होंने? रीति कहा है। तो ठीक है, तो इसके अनुसार विद्यासागर ने अपनी बात कही है। अब बच्चों ये तो सारी बात हुई किसकी? रीति सिद्धांत के जो आचार्य हैं
उनकी बात हुई कि उन्होंने जो है क्या माना है और कैसे माना है। आप लोग ऊपर देख रहे हो, ऊपर जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा है, तो आप इससे व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपको यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे प्रश्न जो उठता है वो क्या है? आगे जो प्रश्न उठ रहा है वो यही है कि रीति को, क्या हम रीति को जो है काव्य की आत्मा कह सकते हैं? रीति काव्य की आत्मा है? तो मतलब प्रश्न ही कर रहे हैं आपसे, क्या रीति जो है वो काव्य की आत्मा है? तो आप क्या मानते हैं? ठीक है, आप क्या मानते हैं? तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि जितने भी प्रवक्तक रहे हैं उन्होंने रीति को जो है अपने ही ढंग से स्वीकार किया है। उन्होंने रीति को जो है अपने ढंग से बताया है। ठीक है, और जाहिर सी बात है जो जिसका जो जौन से रीति को जो मानता होगा, रीति कह रही हूँ, जौन से संप्रदाय को जो मानता होगा तो वो अपने संप्रदाय को ही क्या कहेगा? अपने संप्रदाय को ही ऊपर मानेगा, बोलेगा कि मेरा संप्रदाय जो है वो ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और उसी को ही काव्य की आत्मा बोला जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है बात करें वामन की, तो वामन तो सर्वश्रेष्ठ ही मानते हैं। आचार्य वामन ने रीति संप्रदाय की प्रतिष्ठा की है, उन्होंने उसको ऊपर ही माना है, सर्वोपरि माना है। उनके लिए बाकी जितने भी हैं सिद्धांत वो सब रीति के भीतर है, रीति के अंदर हो सकते हैं, लेकिन वो काव्य की आत्मा नहीं हो सकते। उन्होंने काव्य जो अलंकार सूत्र वृत्ति है उसमें भी रीति को काव्य की आत्मा घोषित किया है। उन्होंने बताया है जो उनकी काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति है उसमें उन्होंने रीति को क्या माना है? काव्य की आत्मा माना है। उनके अनुसार पदों की विशेष रचना ही रीति है। ये सारी बातें मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि वो जो वामन थे वो क्या मानते थे। ठीक है, विशेष पद रचना रीति। ठीक है, तो ऐसे शब्द का प्रयोग करके उन्होंने बताया है कि पदों की विशेष रचना ही क्या है? रीति है। वामन के मत में रीति काव्य की आत्मा है। ठीक है, वामन का जो मत है उसके अनुसार रीति जो है वो ही काव्य की क्या है? आत्मा है, जिसको उसने क्या कहा है? रीति आत्मत काव्यस्य। ठीक है, और क्या है? उनके अनुसार विशिष्ट पद रचना रीति है। जितनी भी पद रचना होती है विशेष प्रकार की, मैंने कहा ना उन्होंने गुण को ज्यादा महत्व दिया है, यहाँ पर गुण की प्रमुखता बताई है कि गुण होता है वो हमारे बीच में, हमारे संस्कारों में ही होता है, और उसे कविता लिखने का शौक होगा या कविता लिखने का जो भी है उसके अंदर भीतर जो गुण होता है वो विशेष प्रकार की जो है रचना करता है, और उस पद रचना को क्या कहा जाता है? रीति कहा जाता है। गुण उसके विशेष आत्म रूप धर्म है। ठीक है, और रीति सिद्धांत की देन जो है रीति के आधारों और उनके गुणों की प्रतिष्ठा, शैली की महत्ता की प्रतिष्ठा, सौंदर्य की प्रतिष्ठा व्यापक सिद्धांत है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो वामन ने अपने ही जो संप्रदाय है, रीति संप्रदाय जो है उसी को प्रमुखता दी है, उसी को माना है, उसी को स्वीकार किया है, और उनके लिए जो है एक जो पदों की विशेष रचना है वही क्या है? रीति है। तो फिर भी अगर बात करें तो काव्य जो होता है, अगर मैं काव्य की बात करूं तो काव्य की आत्मा तो शोभा, सौंदर्य या चारुता है। ठीक है, और रीति इसे प्राप्त करने वाला एक माध्यम है। रीति तो एक माध्यम हो गया ना, एक तरीका हो गया, एक स्टाइल हो गया जिससे हम उसको दिखा रहे हैं, लेकिन हम उसको आत्मा तो नहीं कह सकते। तो इससे प्राप्त करने का एक माध्यम जरूर हम उसे कह सकते हैं। तो रीति जो है वो काव्य की आत्मा का एक साधन है, साध्य नहीं है। मतलब एक तरीका हो सकता है, एक साधन हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रहे हो? तो अगर प्रश्न का उत्तर समझा जाए तो इसको हम साधन तो मान सकते हैं, पर ये साध्य नहीं है। मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि ये ज़रूरी है या ये ही होना चाहिए। तो जिस प्रकार अलंकार हो जाता है, ध्वनि हो जाता है, वक्रोक्ति हो जाता है, औचित्य होता है, ठीक है, इत्यादि काव्य की आत्मा नहीं है वो, उन्हें हम काव्य की आत्मा नहीं कहेंगे। पर उसी प्रकार रीति भी काव्य की आत्मा नहीं है। तो अगर हम जो है, अगर हम ध्वनि हो गया, वक्रोक्ति, अलंकार हो गया, जब हम उनको काव्य की आत्मा नहीं बोल सकते, जब हम रस को काव्य की आत्मा नहीं बोल सकते, तो हम रीति को कैसे काव्य की आत्मा बोल सकते हैं? रीति तो लिखने का स्टाइल है, लिखने का तरीका है, काव्य को लिखने का तरीका, तो हम इसको काव्य की आत्मा कैसे मान सकते हैं?
मेरी बात समझ में आई? तो इसलिए क्या रीति जो है वो काव्य की आत्मा है? तो हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि नहीं, आत्मा तो नहीं है, लेकिन रीति जो है वो काव्य की आत्मा का एक साधन हो सकता है, बट साध्य नहीं हो सकता। जिस तरीके से ध्वनि, वक्रोक्ति और चित्य है, अगर उन्हें काव्य की आत्मा नहीं है, वो काव्य की आत्मा नहीं है, उसी प्रकार तो रीति है, और रीति भी काव्य की आत्मा नहीं है। समझ आ गया? आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आगे अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो जो है मैं ये कहूंगी कि रीति से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, या रीति हमने पूरा पढ़ लिया, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया रीति। तो रीति सिद्धांत की देन क्या क्या है? अगर मैं देन की बात कहूं कि रीति सिद्धांत की देन क्या है, हम लोगों को क्या मिला है रीति सिद्धांत से, तो सबसे पहली जो रीति की देन है वो क्या है? रीति के आधारभूत गुणों की प्रतिष्ठा हुई है। यहाँ पर जो भी गुण हैं, गुण की चर्चा सबसे ज्यादा यहाँ पर की गई है। ठीक है, दूसरा क्या है? शैली की महत्ता की प्रतिष्ठा है। यहाँ पे शैली के बारे में बताया गया है। शैली मतलब क्या होता है? शैली मतलब स्टाइल, स्टाइल के बारे में बताया गया है। ठीक है, और क्या है? सौंदर्य की प्रतिष्ठा है। सौंदर्य, किसका सौंदर्य बच्चों? किसकी सौंदर्य की बात की जा रही है? सौंदर्य किसका सौंदर्य बच्चों? काव्य का सौंदर्य। ठीक है, तो काव्य की सौंदर्य की बात की गई है। और साथ ही साथ क्या है? व्यापक सिद्धांत है, बहुत बड़ा एक जो है व्यापक सिद्धांत यहाँ पर लेकर आए हैं, जहां पर हमने रीति के पढ़ा। मतलब रीति तो एक तरीके से देखो जो छोटी सी बात थी, लेकिन उसको पूरे व्यापक तरीके से बताया गया, क्योंकि उसे क्या माना गया? एक सिद्धांत बनाकर इतने व्यापक तरीके से आपके सामने लेकर आ गए। जबकि एक छोटा सा स्टाइल ही तो था लिखने का, कविता का, लेकिन उसको एक व्यापक तरीके से आपके सामने लेकर आए कि ये एक सिद्धांत है और इसके बिना जो है काव्य की रचना संभव नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ध्वनि हो गया, वक्रोक्ति हो गया, अगर उनको भी जो है काव्य की आत्मा नहीं है अगर वो, तो रीति भी जो है उसे हम काव्य की आत्मा नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो रीति सिद्धांत था बच्चों, रीति सिद्धांत जो है हमारा खत्म हो गया है। हमने रीति सिद्धांत पढ़ लिया है। फिर भी अगर आपको कोई प्रश्न होगा, कुछ होगा, तो आप लोग ज़रूर मुझे फीडबैक करेंगे, फीडबैक देंगे। और ताकि कोई भी क्वेरी होगी, देखो कोई भी क्वेरी होगी आपकी, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, और मैं आपके कमेंट्स जो है पढ़ती हूँ हमेशा, तो मैं आप लोगों का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। उससे पहले मैं इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पर बताने जा रही हूँ, ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात क्या है? इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैंने कमेंट्स देखे थे, और कमेंट्स में मुझसे बच्चों ने पूछा कि मैम जो है हिंदी की आप बेस्ट बुक बता दीजिए कि कौन सी बुक होगी। तो आज मैं आप लोगों को बता देती हूँ 2-3 बुक्स के नाम। आप वो कहीं से भी, किसी लाइब्रेरी से या फिर कहीं से भी इशू करवा लीजिए। ठीक है, तो आप वहाँ से इशू करवा के आराम से उसे पढ़ सकते हैं। देखो हर जगह तो वो अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से किया है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वहाँ की लाइब्रेरी में मुझे इशू हुई थी। तो आप लोग भी जो है कहीं से आराम से अच्छे लाइब्रेरी से जो है इशू करवा लेना, मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बुक का नाम बताती हूँ आप लोगों को। हिंदी साहित्य का इतिहास। जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो किसके द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लोगे तो लेना आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। वो भी काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगी। अगर मैं कहूँ कि आप लोग उसको एक बार रीड आउट कर लोगे ना अच्छे से पूरा, अगर आप उसको अच्छे से एक बार पढ़ लोगे, उसके बाद अगर आप कोई पुस्तक पढ़ोगे या कुछ पढ़ोगे तो आपको जो है समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब मैं इसलिए बोल रही हूँ रामचंद्र शुक्ल का, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रश्न आते हैं यूजीसी नेट में वो रामचंद्र शुक्ल के ही आते हैं। ठीक है, रामचंद्र जो शुक्ल है उनकी जो पुस्तक है उसी से ज़्यादा प्रश्न उठकर आते हैं, और इसीलिए आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग आचार्य रामचंद्र की पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसे ले लीजिए। वो आपका हिंदी साहित्य का इतिहास तो पूरा क्लियर करवा देगा। ठीक है, दूसरी अगर मैं बुक की बात करूँ तो दूसरी पुस्तक जैसे हिंदी भाषा और साहित्य का जो इतिहास है, वस्तुनिष्ठ इतिहास है, वो जो है किसकी है? गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे। ठीक है, गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की है, वो आप इशू करवा सकते हैं। हिंदी भाषा और साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास।
ठीक है, तो वो आप करवा सकते हो। तो ये 2 बुकें तो देखो ज़रूरी है, ये तो बेस्ट है, आपका आधे से ज़्यादा सिलेबस इसमें कवर अप हो जाएगा। ठीक है, आपको मतलब ये बेस्ट टॉपिक के लिए मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट रहेगी आप लोगों के लिए। और इसके अलावा आप, वैसे तो बहुत सारी बुक्स है, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये 2-3 जो बताई है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनका पढ़ना तो ज़रूरी है। आप नहीं पढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। और एक जैसे लूसेंट की बुक ले सकते हो आप लोग। लूसेंट के जो सामान्य हिंदी होती है, प्रतियोगी जो परीक्षाओं के लिए सामान्य हिंदी लूसेंट की होती है, वो भी आप ले सकते हो। न्यू सेशन की जो अभी आई होगी, न्यू सेशन की उसमें सेशन होता है, तो आप वो भी ले सकते हो। उसमें आपको जैसे उसमें आपको जो हिंदी के क्वेश्चन पेपर्स हो जाएंगे वो भी आपको मिल जाते हैं, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और उसमें ना डीपली मैं आपको बताऊं तो उसमें ना जो है जैसे संप्रदाय है, अलग अलग संप्रदाय है ना, तो संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं उनके नाम लिखे हुए, तो आपको देखो एक आपको डिटेल में तो आप मेरे साथ पढ़ ही रहे हो है ना, लेकिन वहाँ पर आपको शॉर्टकट में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से शॉर्टकट में पढ़कर आराम से जो है मतलब लास्ट टाइम पे जैसे एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में हमें रीड करके जाना है कि हाँ भाई इसके प्रवक्तक कौन थे, रीति के प्रवक्तक कौन थे, उसके अलंकार के कौन थे, तो आप एक नज़र मार के उसको पढ़ सकते हैं। और उसमें सारे उपन्यास जो हैं वो दे रखे हैं, आपको उपन्यास भी वहाँ पे पढ़ने के लिए आसानी होगी। आपको वहाँ पर जो है उपन्यास के साथ साथ आपको वहाँ पर ना क्या कहते हैं सन वगैरह भी लिखे हुए हैं, तो आपको सन याद करने में भी दिक्कत नहीं होगी, वहाँ पर आराम से कर लोगे। और साथ ही साथ जो भी जितने आपके उपन्यास नाटक है वो भी उपन्यास और नाटक के जो है आपको वहाँ पर मिल जाएगा कि उपन्यास, ये उपन्यास इस कवि ने लिखा है या इस राइटर ने लिखा है, तो वो सब आपको वहाँ पे, तो बहुत मतलब आपको आसानी रहेगी। तो अभी तो फिलहाल के लिए ये इतनी बुक्स काफ़ी हैं, फिर आगे आगे जैसे जैसे चलेगा वैसे वैसे मैं आपको बताती रहूँगी। ठीक है, तो जो भी फीडबैक होगा बच्चों वो आप लोग मुझे ज़रूर देना और मुझे बता देना। ठीक है, और जो है ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम होएगी, कोई कुछ होगा तो प्लीज़ मुझसे क्वेरी करके पूछ लेना, मैं आपका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूंगी। और मैं देती भी हूँ आप लोगों के रिप्लाई, मैं देखती हूँ, ऐसा मत सोचना कि मैं नहीं देखती आपके कमेंट्स, मैं आपके कमेंट्स देखती हूँ, लेकिन हमारा सिलेबस लेंथी है ना, तो कवर अप करना है, सबसे पहला टारगेट ये होगा। उसके बाद हम आराम से बैठ के, ठीक है, जो भी आपके होंगे फिर साथ साथ ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपका हमारा जो टॉपिक है वो यहीं जो है समाप्त होता है, रीति संप्रदाय का। अब हम अगला जो है अगला सिद्धांत जो है अब डिस्कस करेंगे। रीति के बाद ध्वनि सिद्धांत आता है, तो ध्वनि सिद्धांत की हम चर्चा अगली वीडियो में करेंगे हमारी। ठीक है, अगली क्लास में जो है वो करेंगे, हम उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो भी क्वेरी होगी वो कमेंट कर देना, बाकी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लेना सारा जो भी है, और लाइक भी करिए। ठीक है, साथ साथ आप लोग जो है देखते भी जाइए, कमेंट्स भी कीजिए, तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग देखते हो। और थैंक यू सो मच आपका इतने सपोर्ट के लिए। और जो भी होगा अब आप लोग जो है साथ है ही है, तो पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों का नेट जेआरएफ जो है इस बार ज़रूर क्रैक करवा दूँ। ठीक है, तो ठीक है, बाय, आप लोगों को सब को बाय और राधे राधे, और हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।